बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतरैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे आज स्टूडियो से निकल के बाहर कैसे आ गए हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात मेडिकल की चीज़ें आप लोगों को बाहर भी मुतारिफ करवानी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्रोग्राम का हिस्सा हमने थोड़ा सा इसलिए ऐसा रखा होता है कि बाज़ औक़ात लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलात होती हैं लोगों को ज़िंदगी के अंदर, और लोग जो है वो सोचते हैं कि कहाँ जाएँ, किधर इलाज कराएँ, किस हॉस्पिटल का रुजू करें और किस हॉस्पिटल से जाकर जो है ना वो अपना आसान और इजी इलाज करा सकें। क्योंकि मोस्टली जो लोगों के साथ परेशानी आती है वो ये आती है कि लोग इलाज कराने तो जाते हैं लेकिन वहाँ पर धक्के बहुत खाने पड़ते हैं। तो धक्के खाने जैसे, और दूसरी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि एक्सपेंसिव इलाज बहुत है। तो आज हम एक ऐसे हॉस्पिटल के अंदर आए जो कि ईसा लेबॉर्ट्री से मुंसलिक है और इसका नाम है सेम्रोज हॉस्पिटल। यहाँ पर बहुत सारी सहूलियात हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं लोगों इमरजेंसी का वार्ड जहाँ पर जो है वो इमरजेंसी के केसेस आते हैं, और मोस्टली जो लोग होते हैं वो बड़े परेशानी में मुब्तला होते हैं कि हम लोग इमरजेंसी के अंदर तो जा रहे हैं लेकिन उधर सर्विसेज कैसी मिलेंगी, क्योंकि लोग वैसे ही पैनिकली सिचुएशन में होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर डॉक्टर्स किस हद तक अपना रोल अदा करते हैं, हॉस्पिटल किस हद तक अपना रोल अदा करती है, क्योंकि पेशेंट्स को एक पैनिकल सिचुएशन से बाहर निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी इमरजेंसी क्राइसिस के अंदर होता है। तो ये तमाम सिचुएशन जो है एक अच्छे हॉस्पिटल की डिपेंडेंसी यही होती है कि वो किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करता है, उनके घर वालों को कैसे ट्रीट करता है। तो यहाँ पर क्या क्या सहूलियात हैं और किन सहूलियात से उनसे गुजर कर उनको आगे की तरफ जाना पड़ता है, और अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो सवाल पहले ये पैदा होता है कि इमरजेंसी केस अगर आ गया तो उससे पहले ट्रीट कैसे किया जा सकता है। मैं बाकी भी चीज़ें आपको अंदर दिखाऊंगी, कौन कौन से वार्ड्स हैं, कितने यहाँ पर बेड्स जो है वो रखे हुए हैं और लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पहले हम स्टाफ बोर्ड से बात कर लेते हैं, क्योंकि इनका होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये लोग कैसे ट्रीट करते हैं लोगों को और कैसे जो है वो लोगों का इलाज किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, पहले इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? 7 ईयर 7। अच्छा, 7 साल हो गए। 7 साल के अंदर अपने एक्सपीरियंस जर्नी के अंदर क्या क्या केसेस देखे, किस तरह के लोगों के एक्सपीरियंस देखे? मल्टीपल केसेस आते हैं, जैसे ट्रॉमा क्या हो गए, आरटीए रोड एक्सीडेंट के केस, बाकी बच्चे आते हैं फिट्स के साथ, डायरिया के साथ आते हैं और मल्टीपल केसेस आते हैं। अच्छा, इमरजेंसी के अंदर जो मोस्टली मैंने देखा कि लोग किसी भी हॉस्पिटल के इमरजेंसी में जाते हैं तो बड़े पैनिक हुए भी होते हैं ऑलरेडी, क्योंकि एकदम से जो है वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं अपने बच्चों को लेकर, या कोई भी रिश्ता क्यों ना उनकी ज़िंदगी का हो, बड़ा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। अगर वो यहाँ पर आते हैं तो उनको पहले किस दौरानिए से गुजरना पड़ता है, मतलब प्रोसीजर क्या होता है? जी, पैनिक की रेट तो अटेंडेंट होते हैं, बट ये कि तो हमारी जो सिक्योरिटी है तो उस लिहाज से वो कंट्रोल कर लेते हैं। बाकी ये कि अटेंडेंस से बीट एंड क्लीन होता है, अच्छे से बात की जाती है, उनको रिलैक्स किया जाता है, मेंटली सेटिस्फेक्शन की जाती है, उनकी सेटिस्फाई किया जाता है उनको। उसके बाद ये कि हम लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, डॉक्टर वगैरह देखते हैं तो उनको सेटिस्फाई करके फिर हम रिलैक्स कर देते हैं। अच्छा, एक जो कहते हैं ना स्टाफ बॉय होता है वो तमाम तर चीज़ें बड़े अच्छे से बता सकता है, चाहे वो डॉक्टर्स की क्यों ना हो। डॉक्टर्स किस हद तक यहाँ पर मौजूद रहते हैं, यानी कौन से टाइमिंग्स के अंदर कितने डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं? क्या ऐसा तो नहीं होता कि कभी आप स्टाफ बॉय यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, लोग पैनिक हो रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो डॉक्टर हमारे पास 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, तो 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, मॉर्निंग इवनिंग 6 घंटे, और उसके अलावा नाइट की भी शिफ्ट होती है। तो डॉक्टर से तो रिलेटेड
कोई भी ऐसा इशू क्रिएट नहीं होता कि डॉक्टर नहीं है और अटेंडेंट शाउट कर रहे हैं या पैनिक क्रिएट कर दिया, तो डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे मौजूद होते हैं। यानी डॉक्टर हर शिफ्ट के अंदर मौजूद रहते हैं, किसी किस्म की लोगों को जो है दुश्वारी नहीं फेस करनी पड़ती। अच्छा, अगर बात करूं मैं कोई प्रोसीजर की, क्योंकि जब भी कोई अटेंडेंट आता है या कोई भी पेशेंट आता है तो वो किस प्रोसेस से गुजरता है? क्या उसको पहले ये कहा जाता है जैसे दीगर हॉस्पिटल्स में कहा जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, कि जाके पहले फॉर्म भरें, पेमेंट जमा करवाएं, उसके बाद हम अटेंडेंट को देखेंगे, अदरवाइज़ हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, इस तरह की सूरत हाल होती है? नहीं, जैसे कोई भी अटेंडेंट आता है, अब हमें लगता है जैसे अभी रिसेंटली 5 या 10 मिनट पहले हम लोगों ने एक एडमिशन एडवाइस किया है, बच्चे को फिट्स के साथ बच्चा रिसीव किया हम लोगों ने, तो उसको फ़र्स्ट एड मैनेजमेंट दे के सही है, जो मैनेजमेंट होती है फ़र्स्ट एड उसको पूरा मैनेज करके फिर हम अटेंडेंट को मूव करवाते हैं रिसेप्शन की तरफ फ़ाइल बनवाने के लिए। फिर उन फाइल बनवा के फर्दर ट्रीटमेंट जो होता है फिर वो PICU में जो वार्ड में जिस वार्ड में शिफ्ट करते हैं फिर वहाँ ट्रीटमेंट कंटिन्यू होता है। यानी ये बड़ी अच्छी बात है इन्होंने कही कि पहले अगर कोई भी इमरजेंसी बेसिस पे कोई केस आ जाता है तो हम पहले उसको फर्स्ट एड के तौर पर देते हैं, और फर्स्ट एड देने के बाद हम फिर उसके बाद रिसेप्शन पे जाते हैं, और रिसेप्शन पे जाने के बाद जो है उनको कहते हैं कि फर्दर जो भी ट्रीटमेंट है वो आपने करनी है। अच्छा, एक और यहाँ पर हमारे साथ स्टाफ में मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर हफ्सा। डॉक्टर हफ्सा मौजूद है। डॉक्टर हफ्सा, आपको तो इमरजेंसी में कितना टाइम हो गया यहाँ पर? 4 मंथ्स हो गए मुझे यहाँ पे अभी। अच्छा, न्यू हैं आप यहाँ पर, 4 मंथ्स हुए हैं। अच्छा, 4 मंथ्स की एक्सपीरियंस जर्नी के अंदर आपने यहाँ पर क्या देखा? क्योंकि एक हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट होता है, और जिस तरीके से एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप एडजस्ट कर जाओ और देखते हैं कि कितना कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट है, लोग किस तरीके के हैं, मैनेजमेंट किस तरीके की है, तो उस तरह से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है क्योंकि वेल ट्रेंड स्टाफ है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, और जो भी केसेस आते हैं तो उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड करना होता है वो यहाँ से ER में मतलब अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि सारी सहूलत मौजूद है हमारे पास यहाँ पे। ऑक्सीजन की बात करें, नेबुलाइजेशन, जो भी इमीडिएट ट्रीटमेंट होती है वो यहाँ पे आराम से हो जाती है, तो उसके हवाले से तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। ठीक है, यानी आप कह रही हैं कि अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस है, सारी इक्विपमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ज़रूरत होती है हर हॉस्पिटल की। अच्छा, अगर यहाँ पर बात की जाए, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नीडी पीपल्स होते हैं, तो अगर वो अपनी फ़ीस ना दे पाएँ या चीज़ें वो नहीं कवर कर पाएँ या वो कुछ निगोशिएट कराना चाह रहे हों, तो इस हवाले से कोई यहाँ पर निज़ाम मौजूद है? जी, तो उनको फिर हम मैनेजमेंट की तरफ रेफ़र कर देते हैं, फिर वहाँ से जो कंसेशन देना होता है फिर उसके हवाले से वो वहाँ पे जो डील कर लेते हैं, लेकिन इमीडिएट ट्रीटमेंट तो यहाँ उनको मिल जाती है। अगर नहीं भी कर पाएँ तो फिर वो रेफ़र, अगर किसी सिस्टम में वो नहीं कर सकते, बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर CLF वगैरह में रेफ़र हो जाता है केस। ठीक है, यानी ये भी एक प्रोसीजर है कि आप जाके जो है वहाँ से कम करवा सकते हैं, या फिर मैनेजमेंट उनको फुली जो है प्रोटोकॉल देती है इस किस्म का। अच्छा, अगर एक डॉक्टर की बात की जाए, डॉक्टर मेजॉरिटी ये होता है कि मसीहा होता है लोगों का, और हर पेशेंट जो है वो डॉक्टर के ऊपर नज़रें जमाए बैठा होता है कि वो किसी ना किसी तरीके से, कहते हैं ना जादू की छड़ी है डॉक्टर के हाथ में, वो हमें ठीक कर देगा, बड़ा भरोसा होता है डॉक्टर के ऊपर। तो एक भरोसे को कायम रखने के लिए या एक पेशेंट के साथ डील करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लेकिन सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि उनके साथ मतलब आपका बिहेवियर बहुत काउंट करता है, आपको काम रहना होता है सिचुएशन में, क्योंकि अटेंडेंट पहले से बहुत ज़्यादा शाउट कर रहे होते हैं, पैनिक क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उनको काउंसिल करना अच्छे से, उसका सबसे ज़्यादा मेन रोल है, क्योंकि बच्चे बहुत क्रिटिकल बच्चे भी आते हैं, तो उनको अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट देकर फिर फ़ौरन PICU रेफ़र किया जाता है, क्योंकि फिर वहाँ पर वेंटिलेटर वगैरह की सहूलत भी है, तो फिर उनको ऊपर रेफ़र कर दिया जाता है। चलें, ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात बताई है कि किस तरीके से डील किया जाता है। बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर बिहेवियर डॉक्टर का अच्छा नहीं रहेगा तो पेशेंट ज़ाहिर है वो ऑलरेडी पैनिकल सिचुएशन में होता है, तो और ज़्यादा मज़ीद परेशान हो जाएगा। अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या इनके पास सिस्टम्स हैं, क्या क्या इनके पास चीज़ें हैं, कितने बेड्स मौजूद हैं, वो तमाम चीज़ें हम देख लेते हैं। एक बेड तो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर ऑक्सीजन का भी इंतज़ाम मौजूद है, और साथ बड़ा मैं देख रही हूँ नीट एंड क्लीन है, क्योंकि मेजॉरिटी हम देख रहे होते हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर सफाई सुथराई को नज़रअंदाज किया जाता है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सफाई सुथराई के बगैर तो शायद आप लोग कहते हैं ना कि पेशेंट रह ही नहीं सकता, तो सफाई सुथराई बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर भी एक पेशेंट हमारे साथ, छोटी सी बच्ची जो कि जिसका ट्रीटमेंट यहाँ पर जारी है, तो एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर है, अल्लाह पाक इसको सेहत दे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो कि एमरजेंसी के बेसिस पे आते हैं और एमरजेंसी के बेसिस के अंदर यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। यहाँ बेड्स मौजूद हैं और यहाँ पर दीगर जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। हमारे पास एक स्टाफ बॉय भी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने साल हो गए यहाँ पर? 3 इयर्स। अच्छा, 3 साल का अर्सा गुजर गया। एमरजेंसी के अंदर ही हैं? जी जी। एमरजेंसी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी इक्विपमेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? वैसे तो सैचुरेशन चेक करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। ये
सैचुरेशन यानी ब्लड प्रेशर मशीन। मशीन, ये सब फैसिलिटीज़ हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है। ऐसा यहाँ से कोई क्रिटिकल पेशेंट होता है तो इस सूरत में हमारे पास PICU अवेलेबल है, वहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाता है। ठीक है। डॉक्टर सभी स्टाफ बहुत अच्छे हैं यहाँ के। अच्छा, मैक्सिमम कितने दिन तक रखा जाता है पेशेंट को इमरजेंसी के अंदर? वो तो कंडीशन बेस देखकर डिसाइड किया जाता है कि 2 दिन में हो जाते हैं सेटल, 3 दिन में हो जाते हैं। यानी एक टाइम फ्रेम होता होगा ना कि इमरजेंसी के अंदर इससे ज़्यादा डेज नहीं हो सकते, वरना वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा। एमरजेंसी में तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 आवर रखा जाता है। अगर कंडीशन इसमें बेहतर होती है तो फिर ऑन ड्यूटी डॉक्टर हमारे उनको डिस्चार्ज दे देते हैं। फिर उनके बाद जो फर्दर ट्रीटमेंट होती है, BD डोज पे चलाना चाहते हैं इंजेक्शन के ज़रिए, वो उनको बता दिया जाता है टाइम टू टाइम आकर बोला हुआ है। कभी किसी पेशेंट ने आके शिकायत तो नहीं कि यहाँ पर ये चीज़ मौजूद नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, या इस तरह की फैसिलिटी नहीं है? बाज़ वक़्त होता है ना पेशेंट शिकायत करते हैं, कभी इस तरह की नोयत महसूस हुई? नहीं, पेशेंट ज़्यादातर ये कभी ये चीज़ों की कंप्लेन करते हैं कि अभी जैसे कि अभी मौसम ऐसा चल रहा है कि वेदर चेंज हुआ है तो नेबुलाइजर की ज़रूरत पड़ी बहुत। जी, तो पेशेंट फ्लो काफ़ी ज़्यादा है अभी हॉस्पिटलों में, तो इस वजह से थोड़ा सा यानी स्पेस का इशू आता है थोड़ा सा कि पेशेंट्स का फ्लो ज़्यादा है तो थोड़ा सा स्पेस जो है ना वो ग्रांटेड होता है कि जिस तरीके से मौसम हो। स्पेस का मसला नहीं होता। स्पेस हमारे यहाँ नहीं हो तो हम दूसरे डिपार्ट में इनको करके ये सहूलत भी हम फार्म कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये होता है कि पेशेंट माशाल्लाह यहाँ से सेटिस्फाई है। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि पेशेंट माशाल्लाह यहाँ से सेटिस्फाई होकर जाते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ यही होनी चाहिए कि पेशेंट जो है वो सेटिस्फाई होकर जाएं, क्योंकि अगर मरीज़ एक हॉस्पिटल से सेटिस्फाई होकर नहीं जाता तो फिर वो मरीज़ से जो है वो ज़ाहिर है और ज़्यादा परेशानी में मुब्तला होता है, और बहुत सारी उसको आगे भी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो इनके और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं वो भी मैं आपको चल के दिखाती हूँ, वहाँ पर भी देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन सी सहूलियात वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसका पेशेंट का बोलें या डॉक्टर जो डायग्नोस करने के लिए तमाम चीज़ें करते हैं वो किससे थ्रू आउट होता है, वो टेस्ट के थ्रू आउट होता है। तो हम लेबॉर्ट्री के बाहर खड़े हैं और ये लेबॉर्ट्री डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री से डायग्नोस्टिक है, तो यहीं पे हम लोग चलते हैं, पहले अंदर देखते हैं कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं यहाँ पर और कितनी लीनियंसी एक पेशेंट को दी जाती है। तो ये रही यहाँ पे लेबॉर्ट्री जो कि बनी हुई है, और काफ़ी पुरसुकून माहौल होता है लेबॉर्ट्री के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ज़ाहिर है लोगों के जो सैंपल्स होते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिसके बाद जो है वो लोगों के टेस्ट यहाँ पर उनका रिज़ल्ट परफॉर्म किया जाता है। और आपको भी पता है कि जिस तरह से लेबॉर्ट्री का एक मेन काम होता है कि इंसान जिस भी बीमारी पर मुब्तला होता है तो उसको पहले एक टेस्ट के मराहल से गुजरना होता है, और जब उसका टेस्ट के रिज़ल्ट आ जाते हैं तो उसके बाद उसकी कोई भी बीमारी डायग्नोस्ट होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो मौजूद है स्टाफ, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरह की सर्विसेज दी जाती हैं पेशेंट्स को और किन किन चीज़ों पर फोकस किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नुमान है। मोहम्मद नमान, कितने सालों से यहाँ पर हैं? मैं तकरीबन यहाँ पे 12-13 साल से हूँ। माशाल्लाह 12-13 साल हो गए इन्हें यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करते हुए। अच्छा नौमान, यहाँ पर सबसे पहले कितना स्टाफ होता है? हमारे पास हर शिफ्ट में 2 स्टाफ होते हैं, मॉर्निंग में 2 हैं, इवनिंग में 2 हैं, वो नाइट में भी 2 ही होते हैं। यानी 2 बंदे इनफ होते हैं पूरी लेबॉर्ट्री को संभालने के लिए? जी होते हैं। दिन के अगर हिसाब से बात करूँ तो कितने टेस्ट हो जाते हैं? तकरीबन तो पेशेंट के ऊपर होते हैं मैडम। फिर भी अंदाजन कि आप लोग जब 2-2 बंदे शिफ्ट के अंदर होते हैं तो किस हिसाब से टेस्ट की तादाद होती है? काउंट नहीं किया। यानी काउंट नहीं किया, वो कह रहे हैं कि कभी ज़्यादा भी होते हैं कभी कम भी होते हैं, तो ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, टेस्ट में हमेशा से जो लोगों की शिकायत होती है वो ये होती है, किसी भी लेबॉर्ट्री की अगर मैं बात करूँ, कि ऑथेंटिक रिज़ल्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ईसा लैब वैसे ही बहुत ज़्यादा मशहूर है, मारूफ लैब है, और हमेशा से ईसा लैब का हमने देखा है कि एक बड़ा अच्छा हाथ रहा है पेशेंट्स के साथ। वो लोग पेशेंट को बड़ा लीनियंस भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो एक ईसा लेबॉर्ट्री की ज़ाहिर है ये भी एक ब्रांच है और यही एक लैब है। तो यहाँ पर किस हद तक टेस्ट होते हैं और यहाँ पर टेस्ट करने के तरीक़ेकार यानी उनके रिज़ल्ट में कितने दिन लगते हैं? तकरीबन जैसे हमारे पास पेशेंट एडमिट होता है, उनके इनिशियल वगैरह रिपोर्ट जो होती है वो तकरीबन 2 घंटे के अंदर हम लोग ऊपर बता देते हैं। बाकी जो OPD वगैरह में पेशेंट आता है तो 3 से 4 घंटे के अंदर हम लोग उनको भी रिपोर्ट प्रोवाइड कर लेते हैं। जैसे कोई टेस्ट वगैरह का कोई रिज़ल्ट का इशू वगैरह होता है तो हम लोग अपना क्रॉस चेक करवाते हैं हेड ऑफिस से
तो वहाँ से करने के बाद हम लोग फिर आगे क्लियर रिपोर्ट आगे की पेशेंट को देते हैं डेंटिंग। सही, यानी 2 से 3 दिन लगते हैं। और अब तो बहुत अच्छी चीज़ ये भी आ गई कि ऑनलाइन आ जाती है रिपोर्ट, तो लोगों के पास ये ख्वारी भी बच चुकी है कि लोग जो है वो आएँ और अपनी रिपोर्ट्स रिसीव करें। अब तो ऑनलाइन भी जो है वो लोग अपनी रिपोर्ट ले सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर सैंपल की बात करूँ तो सैंपल लिए जाते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ की जाते हैं? हमारे पास हेमाटोलॉजी में है मशीन और केमिस्ट्री भी है और ब्लड गैसेस की मशीन है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट की मशीन है, CRP है, यानी कि टोटल इक्विपमेंट हमारे पास होते हैं यहाँ पे। यानी कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जो कि लैक कर रहा है? स्पेशल टेस्ट वगैरह जो होते हैं हम लोग हेड ऑफिस भेजते हैं, तो क्योंकि उनकी मशीनें बड़ी होती हैं, हमारे यहाँ स्पेस इतना है नहीं। यानी बड़ी नोयत की अगर कोई चीज़ें हों या बड़ा टेस्ट हो तो फिर वो आपके हेड ऑफिस जाता है और वहाँ पे फिर वहाँ से होकर आता है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी हद तक एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं तो वो अफोर्डेबल नहीं कर पाते। तो अगर एक पेशेंट को 3-3, 4-4, 5-5 टेस्ट लिख के दिए मैं क्योंकि उसकी बीमारी डायग्नोस नहीं हो रही, तो किस हद तक यहाँ पर निगोशिएट हो जाता है? तो फिर हमारे होते हैं मैनेजमेंट वाले, उनसे बात होती है फिर। यानी पेशेंट आके आपसे पूछते तो होंगे कि सर इस तरह की कंडीशन है और हम ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम किसके पास जाएं, कैसे जाएं, तो आप लोग गाइड कर देते हैं? मैनेजमेंट के पास भेजते हैं। यानी मैनेजमेंट के पास जाकर जो है वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। यानी बहुत सारे, मैंने अभी बैकडोर भी बात हो रही थी यहाँ के स्टाफ से, तो उन्होंने भी कहा कि हमारा एक वेलफेयर ग्राउंड अलग है जहाँ पर जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते तो हम उनको वहाँ भेज देते हैं और वहाँ पर उनको एक पैकेज दिया जाता है। इसी तरीके से ईसा लैब की अगर बात करूँ तो ईसा लैब के अंदर भी बहुत सारे पैकेजेस दिए जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट के ऊपर, और लोगों को जो है वो जो दूसरी लैब है उससे बनिस्बत जो है वो कम रेट के अंदर ईसा लैब के अंदर जो है वो सारे टेस्ट यहाँ पर मुहैया होते हैं। और यहाँ पर बड़ी, मैं देख रही हूँ एसेसरीज मौजूद हैं डिफरेंट तरह की, बड़ा नीट एंड क्लीन माहौल है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर जगह पे कहीं गंदगी नहीं, क्योंकि सैंपल्स लेने होते हैं, लोगों के ब्लड बहुत ज़्यादा जो है ना वो फैले हुए होते हैं, क्योंकि ब्लड के सैंपल्स लेना तो गंदगी हो जाती है। काफ़ी दीगर जगहों के सैंपल्स होते हैं जो कि एक लैब को साफ़ सुथरा रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे मैं नीटनेस देख रही हूँ कि काफ़ी हद तक नीटनेस है, इक्विपमेंट्स यहाँ पर सारे पूरे हैं। और यहाँ देखें कि डिफरेंट तरह के इन्होंने सैचेस लगाए हुए कि बायोकेमिस्ट्री अलग है और सीरोलॉजिकल अलग है, हेमाटोलॉजी अलग है, इस तरह से माइक्रोस्कोपी अलग है, कि सब जगहों पर इन लोगों ने अपनी चीज़ें अलग अलग करके रखी हुई कि कोई चीज़ मैच ना हो जाए और कोई चीज़ जो है वो मिक्स ना हो जाए। और नीट एंड क्लीन का बड़ा जो है ना इन्होंने ख्याल रखा हुआ है। अब हम दूसरे डिपार्टमेंट चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि क्या सहूलियात हैं। जी नाज़रीन, अब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर, जो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर मेन डिपार्टमेंट होता है। और यहाँ पर जो है ज़ाहिर है कोई इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, कोई अंदरूनी चोट लग जाए या कोई एक्सीडेंटल चोट हो, तो एक्सरे का इम्पॉर्टेंट होता है रोल, क्योंकि अगर एक्सरे नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कि किस बोन में इंजरी आई है और किस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हुई हैं। और साथ ही साथ अगर बताऊँ तो डिपार्टमेंट बड़ा जो है ना वो इक्विपमेंट्स में देख रही हूँ, बड़ी न्यू टाइप के इक्विपमेंट्स है यहाँ पर सारी, और बड़ा ख्याल रखा गया है सारी चीज़ों का। यहाँ पर इनके अटेंडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक्सरे यहाँ पर करते होंगे, लोगों की रिपोर्ट्स बनाते होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हबीब है, मैं यहाँ पे एज एक्सरे टेक्नीशियन हूँ। अच्छा हबीब, कितने सालों से यहाँ पर? मुझे तकरीबन 7 साल हो चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, मैंने यहाँ पर देखा है कि मेजॉरिटी जो इनका स्टाफ है वो काफ़ी जो है ना, मतलब यहाँ पर काफ़ी उन्होंने सर्व किया है, कोई 7 साल, कोई 12 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, यानी काफ़ी ड्यूरेशन ऑफ टाइम से वो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक्सरे की क्या एहतियाती तदाबीर होती हैं? एक्सरे की जो एहतियाती तदबीर हमारे पास तमाम मौजूद हैं। PNR का हमारे पास सर्टिफिकेट है, हम लाइसेंस याफ्ता हैं एक्सरे में। सबसे पहले तो एक्सरे में हमारे पास यहाँ पे तमाम जगह पे लेड वॉल्स अप्लाइड की गई हैं। उसके बाद हमारे पास लेड शीट्स हैं। उसके बाद ये इस तरह के लेड अप्लाइड के कोट होते हैं हमारे पास। ये तमाम फैसिलिटीज़ हमारे पास एक्सरे में मौजूद हैं यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, कौन कौन से एक्सरे यहाँ पर किए जाते हैं? यहाँ पे तमाम रूटीन एक्सरे हमारे किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। अच्छा, रूटीन एक्सरे। और अगर कोई यानी डिफरेंट एक्सरे आ जाए, यानी अगर बाज़ होता है ना कि मेजर एक्सीडेंट हुआ हो या मेजर बहुत ज़्यादा इंजरी हुई हो, तो उस तरह के तमाम होते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास तमाम डिजिटल सेटअप लगा हुआ है, तो जो भी कोई इमरजेंसी आती है तो हम उसको फ़ौरन टैकल करें। चलिए, मैं यहाँ पर भी दिखाऊँ, अपने कैमरामैन से कहूँ कि देखें किस तरीके से बड़ा अच्छे तरीके से जो है ना काम किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि एक एक्सरे लिया हुआ है और उसके अंदर तमाम चीज़ें जो है वो डायग्नोस की जा रही हैं कि कहाँ पर इंजरी है, किस जगह पे प्रॉब्लम है, ताकि वो डॉक्टर के पास जा सके और उसके बाद जो है वो पेशेंट को डायग्नोस होकर उस हिसाब से ट्रीटमेंट दी जा सके। अच्छा, जिस तरह की मैंने सहूलियात यहाँ पर दिखाएं, और बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर दीगर सहूलियात भी हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक लेंगे और उसके बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए हेल्थ टॉक।
वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मैंने आपको दिखाए कहाँ पर क्या क्या काम हो रहे हैं, पेशेंट्स को किस किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, वो तमाम तर मैंने विज़िट करवाया आपको। यहाँ पर मैं अभी जो इंपॉर्टेंट जगह पर खड़ी हूँ वो ये है कि किसी भी हॉस्पिटल की फार्मेसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और फार्मेसी के अंदर तमाम अद्वियात, तमाम दवाइयाँ जो कि वो एक पेशेंट को ज़रूरत होती है वो होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो हम वैसे भी देख रहे हैं कि अद्वियात का बहरान बहुत ज़्यादा सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में हॉस्पिटल्स का कितना रोल होता है और उनको कितनी ज़्यादा जो है ना मुश्किलात पेश आती हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सना। डॉक्टर सना, कितने सालों से यहाँ पर? 6 ईयर्स हो गए हैं मुझे। अच्छा, माशाल्लाह 6 साल इनको भी हो गए। मैंने अभी तक जितना स्टाफ देखा सब जो है वो प्रोलॉन्ग यहाँ पर टाइम पीरियड से काम करें। डॉक्टर सना, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है एक पेशेंट के लिए ज़रूरी होती हैं? यानी पेशेंट आते हैं तो किसी किस्म की उनको दुश्वारी तो नहीं होती कि मेडिसिन नहीं है या शॉर्टेज है या शॉर्टफॉल है? शॉर्टेज तो आजकल बहुत चल रही है मेडिसिन की, लेकिन हम अरेंज करवाते हैं सारी मेडिसिन, सब अवेलेबल है हमारे पास। इंजेक्टेबल्स हों या सिरप्स हों, किसी भी फॉर्म में हो मेडिसिन तो अवेलेबल होती है हमारे पास। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं क्वालिटी वाइज, तो पेशेंट को हम बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं मेडिसिन की। अच्छा, बीइंग अ फार्मासिस्ट अगर मैं बात करूँ तो अगर पेशेंट को कोई मेडिसिन नहीं मिल रही तो एक फार्मासिस्ट होता है जो कि उसको बी कैटेगरी दे देता है। यानी बी कैटेगरी से मुराद कि अगर आपको वो फार्मूला नहीं मिल रहा तो आप दूसरे फार्मूले की तरफ चले जाते हैं। तो आप लोग इस तरह से सहूलत प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को? जी बिल्कुल करते हैं। फार्मूला नहीं होता चेंज, फार्मूला वही होता है, उसका ब्रांड नेम चेंज हो जाता है, किसी और कंपनी का हो जाता है उसका मी टू। तो हम ये बिल्कुल करते हैं ऐसा, और अच्छी क्वालिटी का ही होता है। हम क्वालिटी पे फोर्स करते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी हो। यानी वही चीज़ होती है, बस उसका ब्रांड नेम चेंज हो जाता है। ठीक है। और अगर बाज़ों का पेशेंट आते हैं वो कहते होंगे कि नहीं हमें उसी ब्रांड की चाहिए और हमें ये वाला नहीं दें, आप मुझे गलत मेडिसिन दे रही हैं, इस तरह के भी बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनसे फेस करना पड़ता होगा? जी होता है, लेकिन अब बहुत कम है ऐसा, क्योंकि पेशेंट अवेयरनेस आ गई है पेशेंट को और वो समझ जाते हैं और वो फिर उसका मी टू यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, एक दीगर फार्मेसी की अगर मैं बात करूँ और सैम्ब्रोस की बात करूँ तो क्या डिफरेंट है यहाँ पर? क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि पेशेंट अट्रैक्ट हों और यहाँ पे तमाम चीज़ें मिलेंगी? टेम्परेचर कंट्रोल फार्मेसी है हमारी, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है हमारे पास। ब्रांड्स हैं सारे हमारे पास अवेलेबल और मुनासिब कीमत पे हम पेशेंट को दे रहे होते हैं। तो ये अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की, जो हर पेशेंट आके सबसे पहला सवाल करता हुआ है कि डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट प्रोसीजर क्या होता है? क्योंकि बाहर अगर हम फार्मेसी की बात करें तो मुख्तलिफ शॉप्स के अंदर कभी 1%, 2%, 3% और बाज़ वक़्त 10% भी दे देते हैं। दवाइयों की नोयत पर डिपेंड करता है। तो अगर ऐसी कैटेगरी हो तो यहाँ पर लोग आके सबसे पहला सवाल करते हैं कि डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट तो हम भी दे देते हैं जो हमारे पास, मतलब जो हम दे सकते हैं जिसमें डिस्काउंट। लेकिन ये है कि हमारे पास ऑथेंटिक मेडिसिन है सारी। बाहर जो मेडिसिन मिल रही हैं उसका नहीं पता है कि वो कहाँ से परचेज़ हो रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, कच्ची गली से तो नहीं आ रही हैं या कहाँ से मिल रही हैं। यहाँ पर ऑथेंटिक हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से आ रही हैं सारी हमारी। यानी क्वालिटी इसमें भी काफ़ी फ़र्क होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है कि बाहर कौन सी मिल रही हैं और किस तरह से रखा हुआ है, टेम्परेचर क्या दिया हुआ है उनको। हमारे पास सारी टेम्परेचर कंट्रोल फार्मेसी है ये हमारी। अच्छा, ये भी इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि तमाम दवाइयों के ऊपर टेम्परेचर कंट्रोल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन में अगर ये चीज़ नहीं कंट्रोल की जाएगी तो फिर मेडिसिन ख़राब होने का ख़दशा होता है और लोगों जो कि इस्तेमाल कर रहे होते हैं लोग, उनको जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि किस तरीके से पेशेंट बाहर से जो है ना वो मेडिसिन की स्लिप बनवा रहे हैं और यहाँ पर उनको मेडिसिन दी जा रही है और यहाँ पर उनका पूरा डेटा भी फीड हो रहा है कि यहाँ से जो मेडिसिन दी जा रही है उसमें डेटा फीड किया जा रहा है और डिफरेंट तरह की यहाँ पे मेडिसिन रखी हुई हैं। ऑल ऑफ द मेडिसिन यहाँ पर मौजूद है। साथ अगर मैं बच्चों की दूध और दीगर चीज़ों की बात करूँ, जूसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं और बहुत कम कहते हैं ना कि जिस तरीके से टेम्परेचर की बात करूँ, जैसे कि अभी भी कहा कि टेम्परेचर बड़ा मुनासिब है यहाँ पर, क्योंकि दवाइयों को जिस हद तक टेम्परेचर मेरे ख्याल से ज़रूरत होती है उस हिसाब से ही रखा जाता है। अच्छा, आप लोगों को अगर सर्दी में सर्दी लग रही हो तो फिर बर्दाश्त करना पड़ता है? बर्दाश्त इसलिए कि मेडिसिन को देखना है हम, बस टेम्परेचर रूम का जो है वो 25 से एक्सपायर ना हो, ऊपर ना जाए। ठीक है, यानी 25 से एक्सपायर ना हो। और यहाँ पर देख रही हूँ मैं हर जगह पर जो है ना वो अलग अलग पोर्शंस बनाए हुए हैं। यानी अगर कोई ड्रिप्स की हैं वो पोर्शन अलग है, अगर कोई दीगर मेडिसिन हैं वो पोर्शंस अलग हैं, और अगर कोई दीगर मैं बात करूँ कि क्रीम्स वगैरह हैं उसके पोर्शंस अलग हैं, और यहाँ पर सिरप वगैरह तमाम तर चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जो कि एक फार्मेसी की नीड होती है, वो मुकम्मल नीड और एसेसरीज़ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। फ्रिज के अंदर सारी इंसुलिन्स वगैरह होंगी, चीज़ें होंगी, या फिर वैक्सीनेशंस होंगी जो कि जिनको भी एक
मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो बाकी ये तमाम चीज़ें जो कि मैंने आपको दिखाई और यहाँ पर जिस तरीके से बताया गया कि बड़ी अच्छी तरह से गाइड किया जाता है लोगों को, और साथ ही साथ ये कि लोगों के साथ जो है वो डिस्काउंट रेट के साथ भी बात की जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हर पेशेंट के लिए कि उसको डिस्काउंट मिल जाए। तो यहाँ के आप एक मयारी चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो ये तो फार्मेसी का डिपार्टमेंट था, और मज़ीद इनकी डिपार्टमेंट्स है वो भी आपको विजिट कराऊंगी, हमारे साथ रहेगा। जी नाज़रीन, अब मैं जिस जगह मौजूद हूँ वो है गायनेकोलॉजिस्ट की डॉक्टर हैं वो, और एक फ़ीमेल की अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली फ़ीमेल्स का ये आइडियाज़ होते हैं, या आइडियाज़ क्या उनके एक कह सकते हैं कि प्रिवेसी होती है कि वो चाहती हैं कि हमें कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट अगर सर्जन हो तो वो फ़ीमेल मिले, और इसी से कंफर्टेबल भी होती हैं वो, और उस तरह से उनको ट्रीट भी किया जाए तो वो काफ़ी हद तक अपनी परेशानियाँ, अपने मसाइल जो कि औरतों के होते हैं वो दरियाफ्त करने में आसानी भी होती है। मेरे साथ एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर जो फीमेल्स पेशेंट्स आती हैं उनके साथ मोस्टली क्या उनका क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया से मुराद कि वो किस तरह की सोच लेकर आती हैं और उनको कैरी करने में कितनी मुश्किलात होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर जबीन मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जबीन, आप बताइएगा यहाँ पर जब पेशेंट्स आती हैं और मोस्टली वो प्रेफर करती हैं कि हमें जो है वो फ़ीमेल गायनेकोलॉजिस्ट से ही जो है वो हमने इलाज करवाना है या उनके पास ही जाना है, तो उनको टैकल करना किस हद तक मुश्किल होता है या उनकी मेंटालिटी पढ़ना किस हद तक मुश्किल होता है? एक्चुअली देखें, जो ख़वातीन वाले मसाइल के साथ आती हैं, यानी जिसको हम कहते हैं गायनी या नॉब्स के मसाइल, उनके लिए तो गायनेकोलॉजिस्ट फ़ीमेल ही होती हैं ज़्यादातर हमारे मुल्क में। बाहर के मुल्कों में गायनेकोलॉजी में मेल डॉक्टर्स भी होते हैं और ख़वातीन उन्हीं के पास मजबूरन जाती हैं क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। लेकिन हमारे मुल्क में ज़्यादातर तादाद गायनेकोलॉजिस्ट की ख़वातीन है। तो जब लेडीज़ को अपने किसी गायनी के मसाइल का सामना होता है तो फिर तो वो उनको फ़ीमेल गायनेकोलॉजिस्ट आसानी से मिल जाती है। मसला उनके साथ उस वक्त होता है जब उन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, कोई यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, किसी दूसरे सिस्टम का प्रॉब्लम हो, जो कि किसी भी इंसान को किसी वक्त हो सकता है। उसके लिए कुछ मेल डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं, कुछ फ़ीमेल डॉक्टर्स भी अवेलेबल होती हैं। लेकिन हाँ, बीइंग अ फ़ीमेल, हर लेडी चाहती है कि वो खुल के अपने मसाइल को डिस्कस कर सके। तो ऐसी सूरत में उनके लिए बेहतर रहता है कि वो अपने वो मसाइल भी अगर किसी लेडी से शेयर कर सके ना, तो खुल के बात हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर मैं सैब्रोस की बात करूँ तो सैब्रोस के अंदर किस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाता है फ़ीमेल्स को, क्योंकि आप बीइंग अ फ़ीमेल आप भी यहाँ पर जॉब कर रही हैं और यहाँ से मुंसलिक हैं, तो यहाँ पर किस तरह से ट्रीट किया जाता है फ़ीमेल्स को और क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं? हमारे यहाँ एक तो गायनेकोलॉजी की OPD क्लिनिक्स होती हैं जिसमें मुख्तलिफ़ गायनेकोलॉजिस्ट अपनी खिदमात के साथ मौजूद होती हैं और उनके वर्किंग स्लॉट्स होते हैं। जैसे मुख्तलिफ़ दिनों में मुख्तलिफ़ टाइम पे मुख्तलिफ़ गायनेकोलॉजिस्ट का टाइम होता है। अब हर गायनेकोलॉजिस्ट की कोशिश यही होती है कि OPD के दौरान हर पेशेंट को मुनासिब टाइम दिया जाए। और आपको पता है कि ख़वातीन जब तक खुल के अपने मसाइल बयान नहीं करेंगी उनका इलाज करना मुश्किल हो जाता है, सेटिस्फाई नहीं होती हैं, उनके मसाइल को सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हर फीमेल पेशेंट को एक एडिक्वेट टाइम स्लॉट दिया जाए। और गायनी क्लिनिक्स में इस चीज़ का एहतमाम है कि उनके लिए प्राइवेसी सारी हो कि मरीज़ अकेले में हमसे बात कर सके, और अगर कोई ख़ास बात वो ऐसी करना चाहती है जिसमें वो अपने करीबी रिश्तेदारों को भी शामिल नहीं करना चाहती, तो हम उसके लिए एक सीन ऐसा बना सकते हैं कि हम पहले पेशेंट से डिस्कस करें उसके मसाइल, और फिर बाद में हम उनकी जो फीमेल अटेंडेंट्स आती हैं उनको फिर हम बाद में कमरे में बुलाते हैं। तो इस तरह से ये तो पेशेंट का बुनियादी हक़ है कि उसको हर तरह की प्राइवेसी मिले ताकि वो डॉक्टर के साथ अपने मसाइल आसानी के साथ डिस्कस कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैम्रोज़ हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट का हमारा एक बड़ा पैनल है। हर गायनेकोलॉजिस्ट अपने टाइम पर आती हैं और अपनी खिदमत देती हैं पेशेंट्स के लिए। फिर इसमें जो ऑब्स्टेट्रिक्स के पेशेंट्स होते हैं, यानी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनकी एक रजिस्ट्रेशन होती है जिसके बाद उनकी एक फ़ाइल बन जाती है। फिर उनको एक रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर चेकअप कराए जाते हैं। फिर फाइनली डिलीवरी का टाइम आता है तो फिर ज़ाहिर है कि फिर जिस तरह का केस होता है उस हिसाब से उसको डील किया जाता है। ठीक है, यानी आप ये कह रही हैं कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक पेशेंट को सेटिस्फाई करके भेजा जाता है और तमाम तरह सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि एक फ़ीमेल पेशेंट जो कि अपनी प्राइवेसी चाहती है या अपने के स्पेस के अंदर रहकर अपनी डॉक्टर से कंसल्ट होने की कोशिश करना चाहती है, तो यहाँ पर ये ऐसा हॉस्पिटल है, यहाँ ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जो कि एक पेशेंट को फुली रिलैक्स कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें और यहाँ से वो सेटिस्फाई होकर ही निकलती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जबीन, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, दूसरी जगह चलते हैं, और भी इनके बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, बहुत सारी मशीनरी मौजूद हैं, वो तमाम चीज़ें भी मैं आपको दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, तो जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी जगहों पर विज़िट कराया और यहाँ पर भी इनकी एक छोटी सी लैब टाइप बना हुआ है जहाँ पर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लोग आके पूछ सकते हैं चीज़ें, और ये इनका इंटेंसिव केयर यूनिट है।
जहाँ पर दीगर चीज़ें होती हैं। बाकी यहाँ पर जो है इनकी गायने ओपीडी है, जहाँ पर फीमेल्स आके अपना चेकअप करवा सकती हैं, जिनके साथ फीमेल यानी पर्सनल इश्यूज़ हैं या जिनके साथ अंदरूनी मामलात के इश्यूज़ हैं, वो भी आकर यहाँ पर अपना कंसल्ट करवा सकते हैं। दूसरी मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पर लगी है वो ये लगी है कि फ्री चाइल्ड क्लिनिक एवरी फ्राइडे, यानी यहाँ पर जो है वो फ्री चाइल्ड क्लिनिक करवाया जाता है एवरी फ्राइडे। यानी जो लोग साहिब हैसियत नहीं है, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ पर आकर जो है वो फ्री अपनी जो है वो सर्विसेज ले सकते हैं। सर्विसेज से मुराद के अपने किसी भी डॉक्टर से आके रुजू कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के डॉक्टर, बहुत सारे कंसल्टेंट यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े हाई प्रोफाइल कंसल्टेंट हैं जो कि पेशेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और ये जो एक और चीज़ यहाँ पर मैंने देखी है, डायबिटिक फुट क्लिनिक, यानी हमने मोस्टली तो देखा होगा कि शुगर के पेशेंट्स होते हैं तो उनके साथ डिफरेंट तरह के मसाइल होते हैं कि उनके कहते हैं ना कि शुगर की बीमारी है तो पूरी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, लेकिन इसकी कैटेगरीज होती हैं। अब इसकी कैटेगरीज कौन सी होती हैं वो मैं आपको ज़रूर सुनवाती हूँ या आपको इन्फॉर्मेशन ये पहुँचाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सना नाम है मेरा। अच्छा सना, ये मैंने यहाँ पर एक डिफरेंट चीज़ देखी कि डायबिटिक फुट क्लिनिक, मतलब लोगों को मोस्टली पता होता है कि शुगर के अमराज का एक डिपार्टमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर फुट क्लिनिक से क्या मुराद है? एक्चुअली यहाँ पर ज़ियाबतीज़ के पेशेंट्स भी डील किए जाते हैं और जो पेशेंट्स जिनके पाँव में कोई ज़ख़म होता है जो भर नहीं रहा होता, कैलस की ना प्रॉपर केयर करने की वजह से कोई ज़ख़म नहीं भर रहा, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि पेशेंट फ़ौरन डायबिटिक फुट क्लिनिक में आए और अपना ट्रीटमेंट करवाए। हमारे पास पूरी टीम मौजूद है, पोडियाट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरो सर्जन, पूरी टीम मौजूद है जो कि अगर कोई केस बिगड़ जाता है या कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उसको पूरी टीम डील करती है। अच्छा, ये इन्होंने जैसे कि बात की कि शुगर पेशेंट्स जो होते हैं उनको मोस्टली ये होता है कि उनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है उन्हें, और ख्याल किस चीज़ का कि कोई चोट ना लग जाए, कोई ज़ख़म ना आ जाए, क्योंकि उनकी बॉडी की में जब शुगर की बीमारी हो जाती है तो वो क्योर होना बड़ी मुश्किल होता है उसके लिए। तो वो इस तरह से इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है कि एक एमरजेंसी के बेसिस में अगर किसी का ज़ख़म क्योर नहीं हो रहा, फुट पे ज़ख़म है या कहीं और भी ज़ख़म हो तो भी आ सकता है वो यहाँ पर। क्लिनिक के तौर पे ज़्यादा होता है, बाकी कहीं और ज़ख़म हो दिखा सकते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हमारे उनको अपनी राय दे सकते हैं। बिल्कुल, यानी ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो कि यहाँ पर मैंने देखी कि लोग जो है वो ओपीडी यहाँ पर आके ले सकते हैं कि अगर उनको कोई तकलीफ़ है, कोई ज़ख़म है, शुगर की वजह से वो ज़ख़म क्योर नहीं हो रहा। बहुत सारे मोस्टली पेशेंट जैसे होते हैं जिनको जो है वो तकलीफ़ हो जाती है या कोई चोट लग जाती है, कोई ठोकर लग जाती है, जिसकी वजह से उनका ज़ख़म जो है वो मज़ीद बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। तो वो यहाँ के अपने आप को ट्रीट करवा सकते हैं। यहाँ पे डायबिटोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारे कहते हैं ना कंसल्टेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा, डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर बड़ा अच्छा इलाज करते हैं, तो उनसे आके यहाँ पर रुजू किया जा सकता है और लोगों को ट्रीटमेंट अच्छी प्रोवाइड हो सकती है यहाँ पे। नाज़रीन, सैम्ब्रोस के अंदर जो मैंने देखा कि बड़ी सहूलियात इन्होंने दी हुई हैं, डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स यहाँ पर बनाए हुए और अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए। यानी अगर मैं बात करूँ बच्चों के डिपार्टमेंट की तो यहाँ पे एक बच्चों के डिपार्टमेंट का पूरा एक अलग फ्लोर मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वार्ड्स अलग हैं, यहाँ पर डिफरेंट तरह के मेल फीमेल बच्चों के वार्ड्स अलग हैं और वहाँ पर एडमिशन जो जहाँ पर बच्चे होते हैं एडमिट होते हैं वो वाले वार्ड्स अलग हैं। बाकी यहाँ पर डिफरेंट तरह के सर्विसेज यहाँ पर अलग हैं और जो कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह ना करे कि कोई बच्चा वहाँ तक पहुँचे, लेकिन एक जो कि हॉस्पिटल की ज़िम्मेदारी होती है वो ये होती है कि आईसीयू, यानी वो बच्चे जो कि क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, अनकॉन्शियस कंडीशन में होते हैं, तो उनके लिए ये एनआईसीयू और पीआईसीयू के नाम से जो है वो आईसीयू के तौर पर एक चीज़ होती है जिसके अंदर वो बच्चे जो है वहाँ पर ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं जो कि अनकॉन्शियस कंडीशन होती है या ज़्यादा उनकी तबीयत बिगड़ी भी होती है, तो वो बच्चे इधर एडमिट होते हैं। और वो बच्चे जो, अच्छा इनमें भी एजेस होती हैं। एजेस से मुराद के अगर मैं बात करूँ एनआईसीयू और पीआईसीयू की, तो यहाँ पर एजेस ये होती हैं कि 5 ईयर से अबव बच्चे यानी 2-3 साल से ऊपर जो बच्चे होते हैं वो बच्चे जो है ना वो यहाँ पर एडमिट होते हैं और यहाँ पर उनको ट्रीटमेंट दी जाती है। और जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके लिए एक अलग आईसीयू बनाया जाता है कि अगर जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम सुना होगा कि बहुत सारे न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको सांस लेने में मुश्किल होती है, या फिर वो जब पैदा होते हैं तो उनको बाद वक़्त बेबीज़ 7 मंथ में पैदा हो जाते हैं तो वो उनकी कंडीशन थोड़ी अनकॉन्शियस सी होती है, तो उनको भी एनआईसीयू में रखा जाता है जिसे हम कहते हैं नौमौलूद बच्चों के लिए इंतहाई निगहदाश्त का वार्ड। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट की सूरत में यहाँ बनाई हुई हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाऊं, अंदर बच्चे हैं बहुत सारे, अल्लाह पाक इन तमाम बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको फैसिलिटीज़ दिखाऊं तो बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, अलग अलग बेड्स बच्चों के यहाँ पे रखे हुए हैं।
जहाँ पर अलग अलग मशीनरी बच्चों की अलग अलग है और हर बच्चा अलग अलग ट्रीट हो रहा है। यानी बाज़ वक़्त मैंने हॉस्पिटल्स में देखा है कि जब बेड्स की शॉर्टेज होती है, कमी होती है, तो लोग जो है एक आध बेड पर ही सारे पेशेंट्स का इलाज कर रहे होते हैं, जो कि बड़ा गलत होता है और जिसकी वजह से बड़ा नुकसान भी होता है। यहाँ पे हर तरह की मशीनरी मौजूद है और हर बच्चे को उसके इलाज के मुताबिक, यानी उसकी डायग्नोस के मुताबिक उसका इलाज किया जा रहा है। स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, जो कि बच्चे पैनिक कर रहे हैं, ज़ाहिर है तकलीफ़ में होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, और वो नन्ही सी जानें हैं और इनको अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमारी दुआएं हैं। इन नन्ही सी जानों का इलाज जो है वो यहाँ पर किया जाता है और उनको ट्रीटमेंट दी जाती है ताकि वो यहाँ से बाहर आ सकें। यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं थोड़ी सी कि वो किस तरीके से यहाँ पे बच्चों को फोकस करके लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम डॉक्टर पीट्स सारेमो। अच्छा डॉक्टर समीना, यहाँ पर आप कब से? मुझे तकरीबन 4 इयर्स हो गए। अच्छा डॉक्टर समीना, किस तरह के पेशेंट बच्चे आते हैं यहाँ पर? यहाँ ये हमारा पीट्स ICU में अभी तो ज़्यादातर मीजल कॉम्प्लिकेशन नमूनिया के साथ हैं, मेनिंजाइटिस है और जो है एंटेरिक फीवर है और ये एंसेफ्लाइटिस है, ये सारे एंटेरिक है, अपेंडिसाइटिस है, ये सारे पेशेंट हमारे पास होते हैं ज़्यादा। अच्छा, इन बच्चों के साथ अटेंडेंट मौजूद नहीं होते? PICU में जो हमारे पास जो पेशेंट होते हैं उनके साथ नहीं होते। अच्छा, तो इन बच्चों को ज़ाहिर है अटेंडेंट नहीं, माँ नहीं, इनकी बाप नहीं, इनके साथ कोई पेरेंट्स नहीं, कोई मतलब बहन भाई नहीं। अब जैसे मैं बच्चा देख रही हूँ काफ़ी पैनिक कर रहा है वो, तो इसको एक माँ बाप बन के डील करना कितना मुश्किल होता है? जी मुश्किल तो बहुत होता है, लेकिन ये हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि नर्सिंग केयर बहुत अच्छी है, स्टाफ वगैरह सारा मैनेज करते हैं, डॉक्टर भी सारी चीज़ें केयर बहुत अच्छी करते हैं और जो कंसल्टेंट हैं डॉक्टर समी वो सारी चीज़ें अच्छा गाइड करते हैं, सारी चीज़ें हम लोग मैनेज कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। हमारे यहाँ से भी पेशेंट और आउट ऑफ सिटी भी हमारे यहाँ पेशेंट सारे आते हैं। और तो यहाँ पर वेंट का निज़ाम भी है, सारी चीज़ों का निज़ाम है? इवन हाँ, PICU में 3 से 4 वेंट मौजूद हैं जो वर्किंग में हैं। जो बच्चे कॉम्प्लिकेशन के साथ होते हैं अक्सर वेंट पे भी जाते हैं और रिकवर होकर वापस भी आते हैं। प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है। ठीक है, ये तो थी तमाम तर सूरत हाल यहाँ के। अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं, ये बच्चे ज़ाहिर है डिस्टर्ब हो रहे हैं और पेशेंट्स हैं सारे बच्चे, और ज़ाहिर है इनकी एक अपनी कंडीशन है जिससे ये लोग फ़ाइट कर रहे हैं। अल्लाह पाक इन तमाम बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, इनको सेहत दे और इनकी बीमारी को जल्द अज जल्द दूर करे, क्योंकि नन्ही सी जान है, इनको देखकर भी तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा। और ज़ाहिर है कि अगर ज़रा सी चोट आ जाए तो लोग तड़प जाते हैं, तो ये बच्चे तो अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़े होते हैं। तो ये दूसरी तरफ जो डिपार्टमेंट है वो है नौमौलूद बच्चों का, यानी जो बच्चे पैदा हुए हुए होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, वो उनके साथ जो क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं वो लोग यहाँ पर एडमिट होते हैं, उनको यहाँ पर लाया जाता है। तो ये उनका वार्ड है। यहाँ पर डिफरेंट तरह के इंक्यूबेटर्स मौजूद हैं जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बहुत सारे डिफरेंट इंक्यूबेटर्स हैं और छोटे बच्चों को यहाँ पर रखा हुआ भी गया है, जो कि बड़े कहते हैं ना कि जिनके साइज़ जो है वो छोटे हों या जिनके साथ दूसरी कॉम्प्लिकेशन हो या जिनको सांस की प्रॉब्लम हो, तो वो सारे लोग जो हैं, वो बच्चे जो हैं वो इस इंक्यूबेटर्स में मौजूद होते हैं। यहाँ पे मशीनरीज़ जो है वो काफ़ी हद तक सारी वर्किंग करती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। बच्चे छोटे छोटे जो है वो इंक्यूबेटर्स में मौजूद हैं, जो कि मुझसे भी नहीं देखा जा रहा, तो ज़ाहिर है आप लोगों से भी नहीं देखा जाएगा। छोटे बच्चे हैं, तकलीफ़ में हैं, लेकिन उनका एक ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है। स्टाफ यहाँ पे ओवरऑल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी यहाँ पर डॉक्टर्स की एक पूरी तादाद है जो कि इन तमाम लोगों को ट्रीट कर रही है और इनका इलाज कर रही है। जी नाज़रीन, अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि वो तमाम स्ट्रैटेजीज़ और प्लानिंग के साथ अपने हॉस्पिटल को लेकर चल रही होती है। तो ऐसे ही मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान मज़हर साहब, जो कि एक GM हेल्थ सर्विस भी चला रहे हैं और साथ ही साथ अगर उनकी बात करूँ तो चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हैं यहाँ के सैब्रोस के। आपसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, पहले तो ये बताएं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इरफान साहब, यहाँ सैब्रोस में कितने साल हो गए आपको? जी मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है। मैं रिटायरमेंट के बाद मैंने सैम्ब्रोस ज्वाइन किया था। सैब्रोस ज्वाइन करने की वजह? बेसिकली मैंने पहले ज्वाइन किया था ईसा लैब को, GM हेल्थ सर्विसेज। तो उसी वक्त जब मैंने ज्वाइन किया तो सैम्ब्रोस की ओनरशिप चेंज हुई और वो डॉक्टर ईसा हेल्थ सर्विसेज के अंडर चली गई। तो यहाँ पे मैंने बीइंग अ डॉक्टर मैंने इसको चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन किया।
मतलब ये होता है ना कि आप जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी कोई लेता है, मतलब किसी हॉस्पिटल की या किसी भी इदारे की या कोई भी इंतज़ामिया के तौर पर आता है, तो वो बड़ी इस प्लानिंग और स्ट्रेटजीज़ के साथ आता है कि या तो निज़ाम बड़ा अच्छा होता है, या फिर यहाँ पे चीज़ें बड़ी मेंटेन होती हैं, वेल मेंटेन होती है, या फिर दीगर, जैसे कि अगर हम सबरोज़ की बात करें तो मैंने अभी तक ओवरऑल जो कमेंट्स यहाँ पर सुने हैं बड़े पॉजिटिव और बड़े अच्छे कमेंट्स सुने हैं। तो आप भी कुछ इसी तरीके से सुनकर यहाँ पर आए थे? जी इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए सेम्ब्रोस जो है उसका पिछले 20 साल से नाम है फैमिली हॉस्पिटल के तौर पे पूरे कराची में, और डॉक्टर समी जो हमारे मेडिकल डायरेक्टर है उनकी अनथक मेहनत है। वो 20 साल से वो उन्होंने इस स्टेज पे सेम्ब्रोस को लेके आए हैं कि अब पूरे कराची से, बल्कि इंटीरियर सिंध से भी और हब और बलूचिस्तान वगैरह से भी हमारे पास पेशेंट रेफ़र होके आते हैं। जिस भी हॉस्पिटल में छोटे बच्चों की इंटेंसिव केयर फैसिलिटी नहीं होती वो हमारे पास रेफ़र करते हैं, क्योंकि हमारे पास हर उम्र के बच्चों का और बड़ों का इंटेंसिव केयर फैसिलिटी मौजूद है, हर तरह की ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के साथ। इसके अलावा हम पिछले तकरीबन 1 साल से हम इस सेम्ब्रोस हॉस्पिटल को जनरल हॉस्पिटल भी बनाने में कामयाब हुए हैं, और इस वक्त हमारे पास तकरीबन 50 स्पेशलिस्ट हैं, मेडिसिन के भी और सर्जरी के भी, हर तरह के फिजिशियन और हर तरह के सर्जन जो कि हमारे पास रेगुलर ओपीडी कर रहे हैं, पेशेंट भी एडमिट कर रहे हैं, पेशेंट को ऑपरेट भी कर रहे हैं। तो जो सेम्ब्रोस का फैमिली हॉस्पिटल के तौर पे नाम है, बच्चों का हॉस्पिटल और गायनी का हॉस्पिटल, उसी को हमने आगे लेके चला है और हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह जनरल हॉस्पिटल बना दिया है। इसके अंदर 24 घंटे लेबॉर्ट्री की फैसिलिटी भी मौजूद है, फार्मेसी भी हमारी अपनी है जो 24 घंटे खुली रहती है, घर पे भी दवाइयाँ पहुँचाती है। हमारा एक्सरे डिपार्टमेंट भी 24 घंटे खुला रहता है। हमारे पास अपना अल्ट्रासाउंड डॉप्लर भी है, दूसरी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी हैं। तमाम अगर किसी को स्पेशलाइज्ड टेस्ट चाहिए होता है वो हम यहीं पे वो उनका जो है वो टेस्ट करवाते हैं। इन फ्यूचर क्या प्लानिंग्स हैं आपकी? क्या लेके चलना है? क्या ऐसी मिस चीज़ें जो कि कवर करनी है, या फिर ओवरऑल हॉस्पिटल को कहाँ तक पहुँचाना? देखिए किसी भी सेटअप में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। तो जो सेम्ब्रोस ने अपना नाम कमाया है पिछले 20 साल में, उसी को हमें आगे लेके चलना है। हम ये चाह रहे हैं कि एक छत के अंदर जब मरीज़ हमारे गेट से एंटर हो तो उसको तमाम सहूलियात एक छत के अंदर मौजूद हों। यहाँ पे मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हों, सर्जन भी हों, ऑपरेशन भी हों, हर तरह के इंटेंसिव केयर फैसिलिटी भी हों, लेबॉर्ट्री टेस्ट भी यहीं पे हों, किसी ने एक्सरे करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, वो भी इधर पे हो, दवाई भी उसको मुहैया हो, 24 घंटे सिक्योरिटी हो, अंदर ही उसको खाने की सहूलत भी मुयस्सर हो। इसी को हम आगे लेके चलेंगे और हम मज़ीद इसमें स्पेशलिटीज़ को ऐड करेंगे। हम मज़ीद इसमें जो है वो सहूलियात को बढ़ाएंगे। जैसे अभी हमने ATM मशीन भी हॉस्पिटल के अंदर लगा दी है 24 घंटे सिक्योरिटी के अलावा। तो अब पैसों का भी मसला किसी को इंशाल्लाह नहीं होगा। जो आएंगे वो उन्होंने कार्ड यूज़ करना है, कैश यूज़ करना है, उन्हें हॉस्पिटल से जाके तो वो उसके लिए अपना टाइम उन्हें ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। यानी हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसिलिटी भी तमाम लोगों को यहाँ पर दी गई है कि ATM मशीन्स भी जो है वो यहाँ पर रख दी गई हैं, ताकि जो लोग अपना कैश जो है उनके पास अवेलेबल नहीं है तो वो सेफली यानी सिक्योरिटी के साथ अपना कैश यहाँ पर निकलवा के फिर जो भी पेमेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ कर सकते हैं। और फर्दर ये कि जितनी भी यहाँ पर सहूलियात थी वो मैंने भी आपको दिखाई, और जैसे कि इनका विजन है कि जिस तरह से एक छत के नीचे तमाम चीज़ें सबको मिलें, तमाम पेशेंट्स को वो तमाम चीज़ें मुहैया हों, ताकि पेशेंट जो है वो कहीं घूमे ना, कहीं परेशान ना हो, क्योंकि ऑलरेडी वो बड़ा परेशान होकर किसी हॉस्पिटल का रुजू करता है और किसी हॉस्पिटल की तरफ आता है। तो ये इनका विजन था। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मैं सेम्ब्रोस हॉस्पिटल के एक और फ्लोर पर आ चुकी हूँ और यहाँ पर फ्लोर के ऊपर जो है वो लेबर रूम अलग बना हुआ है, ऑपरेशन थिएटर रूम अलग बना हुआ है। यहाँ पर जो फीमेल्स जिनकी कहते हैं ना डिलीवरी होने वाली होती है वो यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर जो है उनका इलाज किया जाता है, उनका बर्थ जो है बच्चों का यहाँ पर होता है। तो गए एक अलग डिपार्टमेंट यहाँ बना हुआ है, डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स यहाँ पर मौजूद है। गायनी के डिपार्टमेंट्स अलग मौजूद हैं, फीमेल्स के डिपार्टमेंट यहाँ पर अलग मौजूद हैं। साथ ही साथ डॉक्टर्स यहाँ पर विजिटिंग पे जो है ना बार बार जा रही हैं।
ऑक्सीजन रूम्स के अंदर और पेशेंट्स को देख रहे हैं, लम्हा व लम्हा इनका ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है और बार बार इनकी जो है ना वो हॉस्पिटलिटी की जा रही है, क्योंकि हॉस्पिटलिटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी जगह की, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आया है तो उसको रिलैक्स करने का काम सिर्फ डॉक्टर का होता है। यहाँ पर हमारे पास एक लेडी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पर क्या फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं? मैं यहाँ नर्सिंग मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ, प्लस इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स ऑफिसर का काम देख रही हूँ, जिस पे हमने टीम बनाई हुई है, उस पे हम काम करते हैं। जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं उनको हम लोग इन्फेक्शन कंट्रोल के ऑल प्रोटोकॉल्स को मीट करते हुए उनकी केयर करते हैं। हमारा मोटिव है कि हम लोग जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से प्रिवेंट रहें। अच्छा, इन्फेक्शन कंट्रोल से क्या मुराद है? इन्फेक्शन जो भी हमारे हॉस्पिटल के इन्फेक्शन लग सकते हैं, लगने के चांसेस, जैसे कि हमारे पास मीज़ल्स के पेशेंट्स आते हैं और भी जो डिजीज़ फैलने वाली हैं बहुत सारी, वो आते हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे हैंड हाइजीन हो गया, 5 मूवमेंट्स होते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल के, वो सारे हम मीट करते हैं ताकि हॉस्पिटल से एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट की तरफ इन्फेक्शन ना जाए। चलिए, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ज़ाहिर है मीज़ल्स हो गए या चिकन पॉक्स हो गए, बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है जो कि लग जाती है, तो उस इन्फेक्शन कंट्रोल को करने के लिए भी इनके पास एक डिपार्टमेंट मौजूद है जहाँ पर तमाम तर चीज़ें ये लोग जो है वो एक कहते हैं ना प्रोटोकॉल के साथ लेकर चल रहे हैं। अच्छा, मैं इस रूम के बाहर इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि एक हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट आता है उसका फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर पेशेंट मुतमईन है, सेटिस्फाई है, तो इसका मतलब हॉस्पिटल कामयाब है और यहाँ के वर्कर्स कामयाब है, यहाँ के डॉक्टर्स कामयाब है, यहाँ की टीम कामयाब है। तो एक हमारे पास पेशेंट यहाँ मौजूद है जो कि एडमिट है यहाँ पर और काफ़ी टाइम उसका यहाँ पर गुजरता है, क्योंकि जिस पेशेंट का टाइम गुजरता है उसी को सारी दास्तान पता होती है। तो हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या फीडबैक है, इस हवाले से अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप यहाँ पर कब से हैं? जी 2 दिन से। 10 दिन से? 2 दिन से। 2 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ की ट्रीटमेंट, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के लोग, यहाँ के डॉक्टर्स कैसे लगते हैं? यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, मैनेज करते हैं, सब सेटिस्फाई हैं हम लोग यहाँ के एनवायरनमेंट से। अच्छा, यहाँ के एनवायरनमेंट से सेटिस्फाई। आपके बेटा है ये? जी, मेरा बेटा है। क्या हुआ इससे? इनको फीवर हो रहा था। कब से फीवर है? इनको 1 वीक से है फीवर। अच्छा, नॉर्मल फीवर पे एडमिट हुए हैं या फिर कोई डायग्नोज हुआ है? नमूनिया हुआ है। अल्लाह पाक आपके बेटे को बहुत सारी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, क्योंकि एक पेशेंट यहाँ पर जो होता है उसका फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो इस हॉस्पिटल के साथ रह रहा होता है, इस हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट बर्दाश्त कर रहा होता है। बच्चे के साथ बिहेवियर, लोगों के साथ बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टाफ का। कैसा स्टाफ है यहाँ पर, कैसे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर? सब बहुत अच्छे कोऑपरेटिव हैं, कोऑपरेट करने वाले हैं, सब स्टाफ भी अच्छे हैं, डॉक्टर भी अच्छे हैं। अच्छा, आप 2 दिन से यहाँ पर रह रही हैं, तो रात में भी कभी बच्चे को ज़रूरत पड़ती होगी ट्रीटमेंट की, या कभी कोई ऐसी सिचुएशन होती होगी कि आपको डॉक्टर चाहिए होता होगा, तो मौजूद होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको कोई मुश्किलात उठानी पड़े? नहीं। चलें, बड़े पॉजिटिव कमेंट्स हैं, बड़े अच्छे कमेंट्स हैं, और ये किसी भी हॉस्पिटल की बड़ी अच्छी बात होती है कि अगर उनको एक पॉजिटिव रिस्पांस किसी पेशेंट की जानिब से मिल रहा है या एक अच्छा सेटिस्फेक्शन वाला रिस्पांस उनको किसी भी जो है वो जगह से मिल रहा होता है, तो वो हॉस्पिटल कामयाब होता है। सैम्ब्रोस ये ऐसी ही मिसाल है, और यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स दिखाए, डिफरेंट तरह की फैसिलिटीज़ दिखाई, स्टाफ दिखाया यहाँ पर मैंने आपको, और यहाँ पर मैंने आपको तमाम तर मैनेजमेंट भी दिखाई। मैनेजर से लेके हर बंदे से मैंने आपसे बात करवाई कि कौन कौन जो है वो अपने फ़राइज़ क्या क्या अंजाम दे रहा है, और पेशेंट्स के साथ सबकी जो है वो ताल्लुकात कैसे हैं और किस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम मेरा ओवरऑल इन तमाम चीज़ों पर था, क्योंकि एक अच्छा हॉस्पिटल दिखाना मेरी ज़िम्मेदारी थी आपको कि आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर अपना इलाज करवाएँ, ट्रीटमेंट करवाएँ। और ईसा लेबॉर्ट्री से मुंसलिक है, तो ईसा का एक बड़ा अच्छा नाम है, एक बड़ा प्रोटोकॉल है ईसा का, और वो हमेशा अपने पेशेंट को बड़ा अच्छा लेते हैं, बड़ा अच्छा लेकर चलते हैं, उनका यकीन और भरोसा कभी नहीं तोड़ते। तो आज प्रोग्राम में मैंने तमाम तर मौजू यही रखा था कि आपको एक अच्छी बात प्रोवाइड की जाए, एक अच्छी और एक नॉलेजेबल चीज़ आपको प्रोवाइड करूं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। मुझे अपनी मेज़बान कुरत रान बख्श और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।